डियर स्टूडेंट्स, हम प्रीवियस लेक्चर के कंटिन्यूएशन में आज प्रेशर करेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। हमने ये देखा था कि वॉन डेर वाल्स ने दो करेक्शन किए थे वॉन डेर वाल्स समीकरण लाने से पहले। एक आयतन में संशोधन किया था और दूसरा दाब के अंदर संशोधन किया था। आज हम प्रेशर करेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। जो काइनेटिक इक्वेशन ऑफ गैस है उसके अंदर जो अभिग्रहित है पोस्टुलेट है उसके अंदर कहा गया था कि गैसों में परस्पर आकर्षण बल नहीं पाया जाता है। लेकिन जब हमने इस पोस्टुलेट को रिकंसिडर किया तो हमने ये कहा कि यहाँ पर परस्पर मॉलिक्यूल्स के अंदर जो आकर्षण बल है वो पाया जाता है, अन्यथा गैसों का द्रवीकरण संभव नहीं था। इसी के अलावा हमने जूल थॉमसन प्रभाव का भी यहाँ पर कंसर्न देखा था, जिसके अंदर हमने ये कहा था कि वहां पर अणुओं के अंदर अगर परस्पर आकर्षण बल होगा तो उसके विरुद्ध कार्य करने में उनकी एनर्जी खर्च होगी और एनर्जी खर्च होगी तो ताप फलस्वरूप कम होगा। तो अब हम ये देखते हैं कि इनमें अणुओं में परस्पर आकर्षण बल पाया जाता है, उसके कारण वहां पर जो आंतरिक दाब डेवलप हो जाता है उसको हम किस प्रकार से समझ सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर एक वेसल ले रहे हैं। इस वेसल के अंदर हमने गैस को फिल कर दिया है। जब हम गैस को फिल करते हैं तो इसके अंदर अणु दो प्रकार के हो सकते हैं। एक तो ये कि जो लेयर के एक लेयर वो हो सकती है जो बिल्कुल उस वेसल की दीवार के पास में है। दूसरी लेयर ऑफ मॉलिक्यूल्स वो हो सकती है जो इन बिटवीन होगी। तो इस प्रकार हम दो प्रकार से यहाँ पर इन लेयर्स को देख सकते हैं। जो लेयर इन बिटवीन होगी, यानी कि जिस प्रकार ये मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल जो है बीच में अंदर है, तो इसके ऊपर भी एक लेयर ऑफ मॉलिक्यूल है, नीचे भी एक लेयर ऑफ मॉलिक्यूल होगी। उस स्थिति के अंदर ये प्रत्येक दिशा से आकर्षण बल का अनुभव करेगा। जब ये प्रत्येक दिशा से आकर्षण बल का अनुभव करेगा तो इसकी जो नीचे वाली लेयर है उसके द्वारा लगने वाला जो आकर्षण बल होगा वो भी इसी प्रकार से होगा। और जो लास्ट में जो लेयर जो वेसल के बिल्कुल पास में है वहां पर जो आकर्षण बल ये अनुभव करेंगे वो इस प्रकार से होंगे। हम ये देख सकते हैं कि जो सेंटर के अंदर या बीच वाली लेयर्स के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके अंदर जो आकर्षण बल है, उनकी जो डायरेक्शन है, विमाएं है, वो एक दूसरे के ऑपोजिट है। और हम ये देख सकते हैं कि जब ऑपोजिट होने की वजह से जो परिणामी आकर्षण बल का जो मान है वो इन लेयर्स ऑफ मॉलिक्यूल, इन जो लेयर है इनके अंदर ये इसका मान जो है वो शून्य के बराबर हो जाएगा। परिणामी रिजल्टेंट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो जीरो होगा। परिणामी आकर्षण बल जो है वो जीरो होगा, क्योंकि प्रत्येक दिशा से यहाँ पर आकर्षण बल लग रहा है जो एक दूसरे को नलीफाई कर देता है, नगण्य बना देता है। लेकिन अगर हम इस लेयर की बात करते हैं तो इस लेयर के अंदर चूंकि मॉलिक्यूल सिर्फ नीचे की तरफ ही है, ऊपरी वाली सतह के ऊपर यहाँ पर वॉल आ चुकी है, इसलिए ये जो आकर्षण बल इस डायरेक्शन में जो लग रहा है वो ऊपर वाली डायरेक्शन के द्वारा नलीफाई नहीं हो सकता। और इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि जो सतह के जो मॉलिक्यूल्स हैं इनके ऊपर रिजल्टेंट जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसका कुछ न कुछ मान एग्जिस्ट करेगा। जब यहाँ पर परिणामी आकर्षण बल का कुछ न कुछ मान अगर एग्जिस्ट करेगा, उसका अस्तित्व होगा, तो नेचुरली यहाँ पर कुछ न कुछ दाब भी रिजल्टेंट वैल्यू उसकी रहेगी। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि जो सतह के मॉलिक्यूल से यहाँ पर कुछ न कुछ आंतरिक दाब की वैल्यू यहाँ रहेगी, जिसको हमने उस पोस्टुलेट के अंदर नगण्य माना था। तो इसको अब हम करेक्ट करते हैं और करेक्ट करने के साथ में हमने जो दाब अभी तक ये कहा था कि जो मॉलिक्यूल्स हैं ये वेसल की जब दीवार पे टकराते हैं या इनके जब कोलिजन होते हैं, संघट होते हैं, जिसके फलस्वरूप ये दाब एक्सर्ट करते हैं, तो अब हमें ये दूसरा एक और दाब यहाँ पर कंसिडर करना पड़ेगा, जिसको हमने संज्ञा दी है आंतरिक दाब की या इंट्रिंसिक प्रेशर। तो इस प्रकार अब हम जो PV इज इक्वल टू nRT है, आइडियल गैस इक्वेशन है, उसमें संशोधन करते हैं दाब के अंदर और आयतन के अंदर। दाब में हमने यहाँ पर एक और दाब को ऐड किया है, सो P प्लस PI, और इसी प्रकार वॉल्यूम के अंदर हमने इसमें से NB को माइनस किया है। तो अब हम ये संशोधित करके ये इक्वेशन लिखेंगे P प्लस PI मल्टीप्लाई बाय V माइनस NB इज इक्वल टू nRT। अब हम इस आंतरिक दाब का भी परिकलन कर सकते हैं, इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि डेंसिटी ऑफ गैस अगर हमें निकालनी है तो मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, तो यहाँ पर m जो है अणुभार है, तो n इंटू m डिवाइडेड बाय v होगा। ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में जो लेयर यहाँ पर है और उसके बाद में जो उसकी बिल्कुल एडजेसेंट नीचे वाली लेयर है, इन दोनों लेयर में जो अणुओं की संख्या होगी उसके वो घनत्व के या संख्या के हम ये कह सकते हैं कि उसके वो
समानुपाती होगा। तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं कि आकर्षण बल जो है वो इन दोनों लेयर्स के स्क्वायर के समानुपाती होगा, यानी कि Nm/v स्क्वायर। और इन अदर वर्ड्स यहाँ पर अणुभार जो है कांस्टेंट है, तो इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या आकर्षण का जो बल है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है N/v स्क्वायर के। और अब हम प्रोपोर्शनलिटी इस कांस्टेंट को हटाते हैं और एक नया फैक्टर लेकर आते हैं a। सो Pi इज इक्वल टू a(n²/v²। यहाँ पर a एक कांस्टेंट है। तो इस प्रकार अब हम वॉन डेर वाल समीकरण के अंदर जो हमने लिखा है P + Pi v - Nv इज इक्वल टू nRT के अंदर हम Pi का मान सब्स्टिट्यूट करते हैं। Pi का मान हमारे पास आ गया है an²/v²। सो P + an²/v² मल्टीप्लाई बाय v - Nv इज इक्वल टू nRT। यदि हम मोलों की संख्या गैस के अगर 1 का रख लेते हैं, यानी कि n की वैल्यू अगर 1 रख देते हैं, तो ये हो जाएगा P + a/v² मल्टीप्लाई बाय v - b इज इक्वल टू RT। तो ये जो इक्वेशन फर्स्ट है इसको हम बोलते हैं वॉन डेर वाल्स इक्वेशन। और इसी प्रकार जो A और B जो है यहाँ पर इनको हम बोलते हैं वॉन डेर वाल्स कांस्टेंट, वॉन डेर वाल स्थिरांक। और 1 मोल गैस के लिए इक्वेशन नंबर 2 के द्वारा हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब अगर हमें यूनिट निकालनी है A और B वॉन डेर वाल्स कांस्टेंट की, तो हम इनके फॉर्मूले के द्वारा निकाल सकते हैं। जैसा कि हमने देखा Pi इज इक्वल टू होता है an²/v²। यहाँ Pi दाब है, दाब की यूनिट इकाई जो होती है वो एटमॉस्फेयर या वायुमंडल होती है। A यहाँ पर कांस्टेंट है, n जो है मोल का हमने यहाँ स्क्वायर लिखा है, v जो है वो लीटर के अंदर एक्सप्रेस करेंगे तो लीटर स्क्वायर हो जाएगा। इस प्रकार A की यूनिट हो जाएगी एटमॉस्फेयर लीटर स्क्वायर मोल -2। और इसी प्रकार अब हम यूनिट ऑफ B भी निकाल सकते हैं कि B की अगर हमको यूनिट निकालनी है तो V इज इक्वल टू NB, यानी कि B इज इक्वल टू V/N। सो V को हम एक्सप्रेस कर रहे हैं लीटर से और N को हम एक्सप्रेस करते हैं मोल से। तो इस प्रकार B की यूनिट हो जाएगी लीटर पर मोल। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इसके जो डेविएशंस हैं उनको हम एक्सप्लेन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ वॉन डेर वाल्स इक्वेशन।